फराज साहब, मेरा बिल्कुल स्पेसिफिक चीज ये है कि आप जब, जो मेरी समझ है और जो मेरे ज्ञान है, अभी 2 दिन पहले आपने एक लॉबिस्ट का, ट्रम्प के साथ उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई, फोटो खिंचवा के भारतीय सब मीडिया में वो प्रचारित हुआ कि देखिए हमारे एक जो लॉबिंग वाले हैं वो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वहां पे लॉबी का इतना जरूर असर हुआ है कि ट्रंप ने कल एक ये भी रिमार्क दे दिया है कि मैं उनसे बात करूंगा, अगले हफ्ते बात करूंगा, इतना ही बस कहा है। कोई कोई ना ईज ऑफ किया है ना उसमें। मैं पहले आपसे एक चीज ये समझ लूं कि ये हमारी विदेश नीति क्या केवल इन लॉबीज के सहारे रह गई है? क्योंकि अब अपना विदेश मंत्री, अपना विदेश मंत्रालय तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फराज साहब। आनंद सर, देखिए, मेरा एक बड़ा फेवरेट शेर है जो आपके प्लेटफॉर्म पे मैं 2 बार शायद पढ़ चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पैनलिस्ट भी अलग डिफरेंट हैं और हो सकता है आपका ऑडियंस भी डिफरेंट हो। मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आपने शुरुआत डीप स्टेट से की और आपने अभी बोला कि अगर सरकार से कुछ सवाल करो तो सरकार जो है वो फौरन कहती है कि आप देश से सवाल कर रहे हैं। करेक्ट, यही आपने अभी बोला। आपको तो मुझे लगता है याद हो गया होगा, लेकिन उस्मान मिनाई साहब कहते हैं कि मालिक का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि अगर ये शेर आदरणीय प्रधानमंत्री जी या जयशंकर साहब या और सरकार के लोग पढ़ लेंगे और उसको समझेंगे तो मुझे लगता है ये कहना छोड़ देंगे। आनंद सर, अभी पिछले 15 दिनों में मैं खुद हैरान हूं। मैं अपने को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल आदमी समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो सब खत्म हो गई। वो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से 1 महीना पहले तक जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कहती थी कि ट्रंप और मोदी एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में। उसके बाद में फिर अभी पिछले हफ्ते से कहना शुरू किया जब से एससीओ समिट हुई है कि मोदी एंड शी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप साहब टेंशन में। अब मुझे लगता है 4-5 दिनों बाद फिर बदलने वाला है और हमारी जो गोदी मीडिया है वो फिर से कहने लगेगी कि ट्रंप मोदी एक्शन में और शी जिनपिंग टेंशन में। तो असलियत में मीडिया को यह समझना चाहिए कि जब जब मोदी जी एक्शन में होते हैं इस देश की जनता टेंशन में चली जाती है। मोदी साहब एक दिन रात में 8 बजे आते हैं और इस देश को इतनी जबरदस्त टेंशन देते हैं आनंद सर, और नोटबंदी करके चले जाते हैं। पूरा देश जो है वो लाइन में लग जाता है। और वो तो क्या बोलते हैं, वो चौराहे वाली बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनके लिए कुछ कहूंगा नहीं उसके आगे, उनका अपना स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी सिस्टम से गायब हो जाएगी, लेकिन जब नोटबंदी होती है तो उसके बाद में कैश इन सर्कुलेशन पहले से ज्यादा बढ़ गया होता है। टेररिज्म कहां पर है, सारे प्रबुद्ध पत्रकार बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, सबको पता है। अब देखिए क्या है कि अभी आपने ये मुद्दा आनंद सर कोई छोटा मुद्दा नहीं है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरे पास एक टीवी चैनल से फोन आया, मैं 6 बजे उस चैनल पे रहूंगा। उन्होंने जब मुझे टॉपिक देखा तो मैं सन्न रह गया बिल्कुल। उनका टॉपिक, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये रिलेट कर रहा है सब। उनका टॉपिक है कि भारत में वो कौन लोग हैं जो नेपाल जैसी स्थिति लाना चाहते हैं। अब बताइए, इस तरफ तो मेरा तो कम से कम ध्यान नहीं गया, लेकिन वो न्यूज चैनल आज 6 बजे जब उस पर डिबेट करेगा तो करोड़ों लोग उसको देखेंगे। बड़ा चैनल है तो लोगों का दिमाग भी उधर जाएगा। मुझे याद है, मैं रामचंद्र गुहा की आजकल एक किताब पढ़ रहा हूं गांधी जी के ऊपर। तो 1924 के आसपास आनंद सर, जब हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ने लगे तो कुछ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स की मशरूम ग्रोथ होने लगी। तो ये गांधी जी ने कहा था कि आज जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ रही है उसका बहुत बड़ा रीजन ये वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स हैं, जो कि उस चीज को वो बढ़ावा दे रहे थे। तो अब मुझे लगता है कि आज से अपनी टीआरपी के लिए मीडिया उसको बढ़ावा देने लगेगी। एनीवे, चलिए छोड़िए। खैर, आपने एस जयशंकर साहब की बात कही। देखिए क्या है कि इसको, जो मोदी साहब का जो आपने जिक्र किया था, बिल्कुल सही आपने बोला कि किसी भी देश की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो ग्लोबल फॉर्मेट पर हमारी पोजीशनिंग होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के चेंज होने या रिजीम के चेंज होने से उसमें प्लस माइनस 10-15% ही फर्क पड़ता है। लेकिन मोदी साहब जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी अपने आप को बनना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि नेहरू को गाली देते हैं ये लोग, संसद से लेकर के सड़क तक, कि ये नेहरू बन नहीं पाए, लेकिन नेहरू बनने की पूरी कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि अब की बार मोदी सरकार, भाई मैंने तो कभी ऐसे नारे नहीं सुने कि अब की बार इंदिरा सरकार,
अब की बार राजीव सरकार, अब की बार नेहरू सरकार, हमेशा यही या तो कांग्रेस ने नारे दिए कि हमारी सरकार बनवाइए, गरीबी हटवाइए, हम लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं हम लोग ने कहा कि सोशलिस्ट की सरकार लाइए। ये कब हुआ? हम तो आज भी, आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, हम तो आज भी ये नहीं बोलते हैं कि अब की बार अखिलेश सरकार, हम बोलते हैं कि समाजवादी सरकार। तो यू करेक्टली पॉइंटेड आउट आनंद सर कि मोदी साहब अपनी मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको याद होगा कि जब हाउडी मोदी किया गया तो पूरे देश, हम, मुझे भी बड़ा गर्व हुआ था कि ट्रंप साहब ने अमेरिका में हाउडी मोदी किया है, हमने भी बहुत तालियां बजाई। भाई हमारे हैं तो प्रधानमंत्री, हमारे उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। नमस्ते ट्रंप किया गया, हालांकि कोविड काल शुरू हो चुका था लगभग, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खूब तालियां बजाई कि भैया ट्रंप साहब आ रहे हैं, हम लोगों ने नमस्ते ट्रंप किया। लेकिन वो नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, बॉन्जोर मोदी, ये सब क्यों किया गया? ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप मेरे दोस्त, और मोदी जी को अपनी सेल्फ मार्केटिंग का, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को पता है कि बहुत शौक है। अब मोदी जी कहते हैं आनंद सर, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन जूते से लेकर के और कलम तक के उनके सब विदेशी होते हैं। गांधी की नकल करना आसान है, लेकिन गांधी बनना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने जब स्वराज की बात की, गांधी जी ने जब स्वदेशी की बात की, तो अपने हाथ से वो कपड़ा बनाते थे, वो चरखा चलाते थे, और फिर वो खाली धोती और मुझे लगता है कि एक शॉल ऐसी जो होती थी खादी की, वो ओढ़ते थे। उन्होंने तो सरला देवी चौधरानी, जो कि एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थी, बहुत बड़े परिवार से आती थी, उन तक को उन्होंने खादी पहना दी थी। तो आनंद सर, अगर आपको मेक इन इंडिया करना है, स्वदेशी करना है, तो यू विल हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर आप मेक इन इंडिया करना चाहते हैं तो बाटा के हवाई चप्पल पहनिए, किसने रोका है? हम आपका साथ देंगे, हम आपके फैन हो जाएंगे। लेकिन आपके पेन से लेकर के और चप्पल तक सब विदेशी होता है। खैर, आपने भी एस जयशंकर साहब की बात की। आज से ठीक 1 साल पहले आनंद सर, जयशंकर साहब का मैं आपको एक स्टेटमेंट सुना देता हूं। जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना इज अनफेयर, लैकिंग बैलेंस। और उन्होंने जो इंडिया की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी चाइना की, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे, और उनका एक बड़ा गंभीर स्टेटमेंट था। एस जयशंकर साहब ने बोला था कि एज इंडियन गुड्स डू नॉट हैव द सेम मार्केट एक्सेस इन चाइना एज चाइनीज प्रोडक्ट्स एंजॉय इन इंडिया। और ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के भाषण में, जो कि जेनेवा में, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने एस जयशंकर साहब का जिक्र किया, जेनेवा में उन्होंने कहा था, ये बात कही थी। और उसके नतीजे, और उसके बाद में भी क्या हुआ था कि एक तरफ तो एस जयशंकर साहब चाइना के ऊपर तमाम सवाल उठा रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में चाइना से जो इंडिया ने इंपोर्ट किया था वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया, और ये बढ़ता जा रहा है। और आप आयरनी देखिए कि हमने जो एक्सपोर्ट किया था वो $16 बिलियन का था। तो जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ था वो लगभग $90 बिलियन का था। इसके बाद ही मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आनंद सर, कि a working paper by the Indian Advisory Council to the Prime Minister was published in 2022, और उसमें ये बताया गया, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस ने पब्लिश किया था, कि जब जो भारत से हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, तो चाइना तमाम नॉन टेरिफ बैरियर्स भारत के ऊपर लगा देता है, मगर हम तो आसानी से चाइना की मदद करते हैं कि आप आइए और भारत में बिजनेस करिए। आनंद सर, अभी कॉटन के ऊपर आप देखिए, यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए, और कॉटन के ऊपर जो हम इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते थे 11% है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको भी उन्होंने शायद 31 दिसंबर तक या कब तक उन्होंने बढ़ा दिया है। तो ऐसे कब तक चलेगा? मतलब हम ट्रंप साहब को कब तक खुश करते रहेंगे? आज की तारीख में दुनिया भर में क्या हो रहा है? आनंद सर, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि इस देश के जो करीब, इस दुनिया में करीब 200 देश हैं, जिस आउट ऑफ 200 कंट्रीज, 147 कंट्रीज में अनरेस्ट चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है, उसका क्या रीजन है? उसके 3 मेन रीजन है आनंद सर: अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी, और सरकार जो तानाशाही का रवैया अपना रही है। तो भारत को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आनंद सर। नेपाल में आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही है। एक चीज और है, उसके बाद आप अपने दूसरे गेस्ट के पास चले जाइएगा, मैं थोड़ा सा वो आपको एक और इनपुट दे देता हूं। अभी 1 साल पहले तक हमारी सरकार ने क्या कहा कि 2030 तक, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि अभी आपने जो एक जियोपॉलिटिक्स की बात की, खासकर इंडिया चाइना और इंडिया यूएस के रिश्तों के बारे में, ट्रंप साहब के बारे में आपने बात की। हमने क्या कहा कि 2030 तक, मैं इसलिए बोल रहा हूं आनंद सर, फिर से मैं आपको बता रहा हूं
कि हमारी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, होता क्या है, इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमने कहा अभी 1 साल पहले, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, 28 सितंबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती, उसके हिसाब से 2030 तक हमने कहा कि भारत जो है वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव कर लेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा टारगेट लिया, और हमने करीब $4.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन भारत के जो 80% सोलर सेल हैं आनंद सर, और जो मॉड्यूल्स हैं वो चाइना से आते हैं। तो एक तरफ तो हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात करते हैं, एक तरफ हम पीएलआई स्कीम की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 में, फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पर, कि बड़ी धूमधाम से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 में लॉन्च किया था। बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो गांधी जी के अनुयायी, हम तो चाहते हैं कि स्वदेशी होना चाहिए। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? कंक्लूड करिएगा फराज साहब। अच्छा, बस एक 50 सेकंड और मोदी साहब ने जो है वो पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल। लेकिन उसके बाद में जब मोदी साहब ने जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च की थी, उसका बजट 4,490 करोड़ से बढ़ा करके 6,125 करोड़ कर दिया था। लेकिन इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वाला जो सेगमेंट है, उसमें 4 जो बड़ी टेलीकॉम जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनमें से जिन 4 को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, वो 3 चाइना की थी। तो ये इनका स्वदेशी है, ये इनका मेक इन इंडिया है। थैंक यू वेरी मच।